हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक चुंबकत्व, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल वाला बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया वीडियो हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न कह रहा है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, ये दो प्रकार के चुंबक होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक उनको कहा जाता है दोस्तों जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और कृत्रिम चुंबक जो कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के चुंबक होते हैं। अच्छा, इन चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? एशिया माइनर के मैग्नीशिया जगह पर, ठीक है, ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनमें आकर्षण व दैशिक गुण थे, ठीक है। तो मैग्नीशिया के नाम पर ही इन्हें मैग्नेट कहा जाने लगा। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक कहाँ होती है। तो दोस्तों, चुंबक की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है चुंबक के ध्रुवों पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक है। तो इसके जो दोनों किनारे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो किनारे होते हैं इनको ध्रुव बोलते हैं। एक होता है नॉर्थ यानी एन, एक होता है साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये जो दोनों किनारे होते हैं इनको ध्रुव कहा जाता है और यहीं पर जो आकर्षण शक्ति होती है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। और जो मध्यम हिस्सा होता है यहाँ पर आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर होगा चुंबक के ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है। तो दोस्तों, किसी चुंबक को अगर हम किसी धागे की सहायता से लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, तो वो हमेशा किस दिशा में ठहरेगा। तो इसका सही आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। क्योंकि दोस्तों हमने आपको अभी बताया था कि इसके जो दोनों किनारे होते हैं, एक नॉर्थ पोल कहा जाता है, एक साउथ पोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही सदैव रुकेगा जाके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये वीडियो। अगला प्रश्न कह रहा है, चुंबकों के ध्रुव जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, चुंबकों के जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो वो कौन से ध्रुव होते हैं? वो होते हैं विजातीय ध्रुव, ठीक है। विजातीय ध्रुव का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, कि नॉर्थ को जो है वो साउथ वाला जो है वो हमेशा आकर्षित करेगा अपनी तरफ। नॉर्थ पोल को साउथ पोल हमेशा आकर्षित करता है, ठीक है। और अगर चुंबक के दोनों सिरों के नॉर्थ हिस्से हम लोग आपस में रख देंगे सामने, ठीक है, तो ये आकर्षित नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ठीक है, ये प्रतिकर्षित करेंगे। और जब नॉर्थ साउथ रखेंगे तो ये आकर्षित करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग किया जा सकता है, इसका क्या आंसर होगा? कभी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, कभी नहीं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है। उसका रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। इस चुंबक को अगर हम लोग बीच से तोड़ भी दें, यहाँ से मान लीजिए तोड़ देते हैं इसको, तो जो दो टुकड़े अलग अलग होंगे तो वहाँ पर ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। वो अपने आप जो है जनरेट कर लेता है, तो कभी भी दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जिसमें दूसरा चुंबक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? इसको गॉस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, गॉस। इसको इंग्लिश में लिखते हैं GAUSS। ठीक है, तो गॉस इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव किस ध्रुव से प्रारंभ होती हैं? तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात हो रही है। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? ठीक है, जो कोई चुंबक है, मान लीजिए, ठीक है, नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है यहाँ पे। ठीक है, किसी चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव कहाँ से प्रारंभ होती हैं? उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, यानी नॉर्थ पोल से। तो ये ऐसे स्टार्ट होंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेखाएं ये ऐसे चलती हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें नॉर्थ से चलना शुरू करती हैं। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? ये डायरेक्शन रहेगी इसकी। ठीक है, नॉर्थ से चलेंगी और साउथ पोल पे जाके खत्म होंगी। ये बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, सदैव एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, कभी भी इनको एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये। ठीक है, और हमेशा उत्तर पोल ध्रुव से शुरू होकर, उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक ही जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं सदैव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ मूव करती हैं ये, और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ठीक है, देखिए बंद वक्र किसे कहते हैं यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये शुरू हुई, एक रेखा यहाँ पे आई, ठीक है, दूसरी रेखा ये ऐसे आई, तो ये बंद वक्र है, देखिए। ठीक है, पूरा बंद रहता है ये। ठीक है, इसी को बंद वक्र बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी चुंबक, दोस्तों यहाँ स्थायी चुंबक की बात हो रही है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो स्थायी चुंबक को बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम, हमने पढ़ा था कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। यहाँ पर कृत्रिम चुंबक की बात हो रही। जब कृत्रिम रूप से स्थायी चुंबक बनाया जाता है तो उस टाइम पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का। इस्पात के प्रयोग से ही स्थायी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नरम लोहे का के प्रयोग से बनता है, तो दोस्तों नरम लोहे के प्रयोग से क्या बनता है? अस्थायी चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नरम लोहे के प्रयोग से अस्थायी चुंबक बनता है। दोस्तों अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थों को छांटना है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। वह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होने वाले चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्या है परिभाषा इसकी? वह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होने वाले चुंबकीय पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब चाहे ऑप्शन पर नजर डालते हैं। तो नमक, दोस्तों नमक एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चांदी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, और सोना भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इस नमक, चांदी, सोना, ये सारे के सारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विस्मत, ठीक है, जल, जस्ता, हीरा आदि भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में, ठीक है, जिसको डायामैग्नेटिक भी बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। इसकी परिभाषा क्या है? पदार्थ जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकीय होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय कहा जाता है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़े चुंबकित होते हैं। और अनुचुंबकीय में क्या है कि वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। ठीक है, तो वो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। सोडियम, दोस्तों सोडियम भी जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है।
ऑक्सीजन भी अणुचुंबकीय पदार्थ है और एल्युमिनियम भी अणुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसके अलावा प्लेटिनम और क्रोमियम भी अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? लौह चुंबकीय। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं वो। इसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इसका इंग्लिश में कहते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सारे पदार्थ जो हैं ये लौह चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण किस कारण से होता है? तो दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण होता है इसमें पाए जाने वाले डोमेन के कारण। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डोमेन के कारण। ठीक है, अच्छा, इनके भीतर जो है जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके अंदर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं का को ही डोमेन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, किस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है? तो दोस्तों, जिस ताप पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्यूरी ताप। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान है। दोस्तों, अलग अलग धातुओं के अलग अलग पदार्थों के लिए जो है क्यूरी ताप का मान डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है? 770 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 770 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लोहे के लिए क्यूरी ताप जो है माना जाता है। यानी 770 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लोहे को अगर गर्म किया जाएगा तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ की अपनी जो गुण है उसको छोड़कर अणुचुंबकीय पदार्थ में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अब यहाँ पूछ रहा है निकिल के लिए क्यूरी ताप का मान क्या होता है? तो दोस्तों, निकिल के लिए क्यूरी ताप कितना होता है? 358 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 358 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक अगर हम निकिल को गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो अपने लौह चुंबकीय पदार्थ के गुणों को छोड़कर अणुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो सकता है यदि? दोस्तों, यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें पूछा गया है इनमें से किस ऑप्शन के द्वारा चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो चुंबकों को आपस में रगड़ें। अगर हम लोग दो चुंबकों को आपस में रगड़ेंगे बराबर, ठीक है, तो उनका जो चुंबकत्व है वो खत्म हो सकता है। ये एकदम सही आंसर है। चुंबक को पीटने, ठोकने या ऊंचाई से गिराने पर। दोस्तों, अगर किसी चुंबक को हम लोग किसी वस्तु की सहायता से पीटते हैं, ठोकते हैं उसको या ऊंचाई से गिरा देते हैं तो भी किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। यह भी सही आंसर है। चुंबक को गर्म करने पर। तो दोस्तों, अगर किसी चुंबक को अधिक ताप तक गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही दिए हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से किसी भी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व की रक्षा कैसे करते हैं? तो दोस्तों, स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है नर्म लोहे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नर्म लोहे की एक परत बना दी जाती है इनके ध्रुवों पे। ठीक है, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों पर, ठीक है, कुछ दूरी पर रखकर इनके सिरों पर नर्म लोहे की पतली पट्टी या परत चढ़ा दी जाती है जिससे चुंबकीय प्रभाव उन पट्टियों के बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है कोई और इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल है यानी विपरीत पोल जिसे बोलते हैं विजातीय,
तो इनके दोनों कोनों पर एक पतली पतली परत चढ़ा देंगे हम, ठीक है, नर्म लोहे की दोनों साइड पर। इससे होगा क्या कि इसका जो चुंबकीय गुण है, जो रेखाएं निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, वो नहीं निकल पाएंगी, इसी परत के अंदर दब के रह जाएंगी वो। तो इनका चुंबकत्व जो है सदैव बना रहेगा। जब भी ये नरम परत हटाई जाएगी नरम लोहे की, तो वो अपना काम फिर से शुरू कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, चुंबकों को पास पास रखेंगे अगर, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि दो चुंबकों को आपस में रगड़ने से या पास में रखने से उनका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है, तो वो कंडीशन नहीं आएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नर्म लोहे की परत चढ़ाकर स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व की रक्षा की जा सकती है। ठीक है, करते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कंपास सुई की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों हम सभी लोगों ने लगभग प्रैक्टिकल किए होंगे 10th और 11th में कंपास सुई के। ठीक है, तो कंपास सुई के द्वारा हम लोग क्या पता करते हैं? दिशाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को चुंबकत्व के अंदर रखने का एक मैटर था, क्योंकि कंपास सुई में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? चुंबक का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसको चुंबकीय सुई भी बोलते हैं और कंपास सुई बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है जाके। ठीक है, इसीलिए कंपास सुई भी जो है हमको नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं तो वो कहाँ दिखाती है दिशा? उत्तर की तरफ उसकी सुई होती है ऊपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो यहाँ पर क्या पॉइंट है? नमन कोण कह रहा है। आपको पता होना चाहिए नमन कोण होता क्या है। तो नमन कोण के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसको नमन कोण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना भी कोण बनाएगा उसको क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पे ध्यान देते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान सदैव 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अच्छा, जब ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ध्रुव की जगह पर विषुवत रेखा भी पूछ सकता है। ठीक है, या भूमध्य रेखा। तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान सदैव 0 डिग्री होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान लगभग कितना होता है? दोस्तों अगले प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान कितना होता है? दोस्तों क्षैतिज घटक जो होता है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग H से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का H ले लेते हैं, उसी से इसको डिनोट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मान कितना होता है? 0.4 गॉस या 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये दोनों वैल्यू जो हैं वो H की वैल्यू होती हैं। ठीक है, 0.4 गॉस या 0.4 गुणते 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। ये आपको पता होना चाहिए दोनों चीजें। इसी के साथ चुंबकत्व जो टॉपिक था फिजिक्स का सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो आता है वो समाप्त होता है। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे वीडियो में बताया गया क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल लगते हैं, पसंद आया है आपको हमारा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल GS Sir स्टडी को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।